दोस्तों खेसारीलाल यादव की जब से हार हुई है उसके बाद उनके फैन फॉलोअर्स में जो है सबसे बड़ा जो है गुस्सा आ गया है। यानी गुस्सा इतना भर गया है कि बस कह नहीं सकते हैं कि आप भी उनके फैन फॉलोअर्स हैं और इस वजह से आप भी गुस्सा हैं, क्योंकि खेसारीलाल यादव के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो भी हार जाएंगे। और यहां तक कि मैं कहूं तो उनकी जो भीड़ दिखाई दे रही थी, आप लोग ये भीड़ देख सकते हो किस प्रकार से पूरे हारते हैं। लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी के जो सपोर्टर्स है, एनडीए के जो सपोर्टर्स है, उनका कहना है कि खेसारीलाल यादव जो हारे हैं वो अपने बयानों की वजह से हारे। लेकिन वो बयान क्या है, क्या उन्होंने कहा था ऐसा जिस वजह से वो हारे? हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। Wake up to reality. हमारे दिनेश भैया एक बात कहते चुनाव में कि हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं खेसारीलाल यादव ने कई सारी गलतियां कर दी और साथ ही उनकी वीडियो को कट्स कर करके जो है कट्स लगा कर जो उनको चलाया गया और वायरल किया गया, बीजेपी की तरफ से काफी ज्यादा वायरल किया गया। और इन सब चीजों को देखते हुए जो है चीजें देखी गई, उससे पता चलता है कि ये सब चीजें जो है एक अलग टाइप की है। क्योंकि अगर खेसारीलाल यादव को हराना बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन आखिर में हरा कैसे दिया, क्या सच्चाई थी, यानी क्यों हारे खेसारीलाल यादव, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं अब जो खेसारीलाल यादव के हारने के बाद अब वो फिर से अपने काम पर लग गए, यानी अपना काम, उनका नया सॉन्ग आने वाला है। एंड साथ ही सॉन्ग की बात करें तो वो जो है अब अपने काम में लग गए, पॉलिटिक्स छोड़कर। साथ ही वो बोलते हैं कि मैं समाज सेवा करूंगा, अपने समाज में आऊंगा, छपरा में काम करूंगा, वो काम करना चाहते हैं। वो एक ऐसे नेता, वो अपने मुंह से ये भी कहते थे कि वो सारी चीजें जो है कि वो अगर समाज के लिए काम करेंगे, छपरा के लिए काम करेंगे, तो हॉस्पिटल्स बनाएंगे या फिर रोजगार की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, इन सब चीजों की बात करेंगे, जॉब्स की बात करेंगे। तो वो खेसारीलाल यादव यानी इन मुद्दों को उठा रहे थे, लेकिन आखिर में वो हार कैसे गए? बिहार में एक चीज देखनी गई है कि जहां पर प्रशांत किशोर जो पूरी ताकत लगा रहे थे, प्रशांत किशोर 3 साल से जो है इतनी मेहनत बिहार के अंदर की थी, उन मुद्दों को उठाया था जिन मुद्दों पर बाद में महागठबंधन को भी आना पड़ा, और साथ ही इन मुद्दों को उठाया जिनसे बिहार का जो है बदलाव हो सकता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन मुद्दों ने कभी भी जो है प्रशांत किशोर को एक सीट तक नहीं दी। यानी एक सीट भी जीत जाते प्रशांत किशोर तो तसल्ली होती, लेकिन एक सीट तक प्रशांत किशोर नहीं जीत पाए। क्या हुआ आखिर में? बस यही कि प्रशांत किशोर हार गए और उसके बाद जो गठबंधन, जो कि एनडीए गठबंधन था, वो जीत गया, क्योंकि उसने जुमलेबाजी की बात करी, तमाम चीजों की बात करी, 20 साल से जिस प्रकार से बिहार को लूटा जा रहा है ऐसा कहा जाता है, इन सब चीजों की बात करी। लेकिन आखिर प्रशांत किशोर हारे, एनडीए गठबंधन और साथ ही आरजेडी पूरी हारी। आरजेडी ने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि 2025 में जो 25 सीटें आएंगी, लेकिन आरजेडी को 25 सीटें मिल पाई। और साथ ही अगर बात करें तो तेजस्वी यादव जो है अब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने यहां तक अपने पद को भी उठकरा दिया है। वो कहते हैं कि अब मुझे जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना है, यानी कि अगर मेरी जगह पर कोई और आके अगर इस पार्टी को लगाम दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तो वो बिल्कुल आए, उसका स्वागत है। मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरी वजह से समाज ये आरजेडी जो है आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आरजेडी काफी ज्यादा लगातार पीछे आती जा रही है। लेकिन उस समय पर अब जो है तेजस्वी यादव को समझने की जरूरत है। यही समय जब अखिलेश यादव के सामने आया था तो अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगाई थी, अखिलेश यादव ने हार नहीं मानी, और अखिलेश यादव आज जो है 37 सीटों के साथ जो है लोकसभा में है। और साथ ही अगर बात करें 27 में जिस प्रकार से चीजें देखने को मिल रही है, तो ये सब चीजें जो है बहुत मायने रखती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं तेजस्वी यादव का हारना या फिर अखिलेश यादव जिस प्रकार से पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्या 27 में सरकार बना पाएंगे आपको लगता? दोस्तों बिहार में तो आपने देखा ही कि किस प्रकार से खेला हुआ, यानी कि जैसे ममता दीदी कहती है कि खेला होवे, और आपने सुना भी, तो ममता दीदी का खेला अब कैसे होगा? क्या ममता दीदी भी खेला कर पाएंगी? या फिर बीजेपी ने जिस प्रकार से जो है, या फिर पूरे एनडीए गठबंधन ने जिस प्रकार से चुनाव जीता और अपनी सरकार जो है बिहार के अंदर बनाने जा रहा है, क्या अब बंगाल के अंदर भी इसी प्रकार से होगा? बंगाल में भी ममता दीदी के साथ भी ये लोग खेल करने वाले हैं और ममता दीदी की नींद उड़ने वाली है। यानी जिस प्रकार से जो पूरा षड्यंत्र रचा गया, और ममता दीदी ने भी बीजेपी को चैलेंज कर दिया है दोस्तों, यानी पूरे एनडीए को और साथ ही बीजेपी को चैलेंज कर दिया है। क्या चैलेंज किया आप लोग आगे देखना, और साथ ही क्या एनडीए को ममता दीदी भारी पड़ेगी, क्योंकि ममता दीदी एक वो दीदी है जिन्होंने बंगाल के अंदर काम तो किया ही है, लेकिन बंगाल के अंदर अपनी जो है खेला कर दिया है। दोस्तों अब बंगाल के अंदर क्या देखने को मिलेगा वो आगे देखेंगे। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं कि बिहार में जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, इसी प्रकार से बंगाल में भी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अमित शाह का ये बयान सुन सकते हो। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा। 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो में आपको एंड तक सच्चाई जरूर मिलेगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा।
दोस्तों बंगाल में अभी चुनाव आने वाले हैं और 2026 में चुनाव होंगे और अमित शाह ने जो है चिल्लाकर और साथ ही मंच से खड़े होकर जो है ममता दीदी के लिए बोल दिया है। लेकिन ममता दीदी कोई काम नहीं पड़े, ममता दीदी ने भी जो है अब बीजेपी को धोना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से जो है एसआईआर हुआ, बिहार में एसआईआर हुआ और साथ ही जितने लोगों के वोट काटे गए, लाखों की संख्या में वोट काटे गए, कहा जा रहा है 40 लाख से 50 लाख लोगों के वोट बिहार के अंदर काटे गए। अब इसी प्रकार से जो है ममता दीदी का बयान बाहर आ गया है। उन्होंने भी कह दिया है कि अगर जिस प्रकार से बिहार की तरह बंगाल में वोट काटे जाएंगे तो हम जो है कमीशन का घेराव करेंगे। सुन सकते हो आप लोग। हम इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कार्यसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। दोस्तों ममता दीदी जो है काफी रॉक नजर आ रही है, काफी ज्यादा रॉक है। बीजेपी परेशान सी दिख रही है, यानी ममता दीदी पूरी ताकत लगाने में लगी हुई है कि आखिर में क्या होगा। दोस्तों जिस प्रकार से बीजेपी जो है पूरी ताकत लगा रही थी, अभी बिहार के अंदर चुनाव जीता है और उसके बाद अब ममता दीदी के सामने भी ये चैलेंज आने वाला है। क्या ममता दीदी के साथ में भी एसआईआर होने के बाद खेल हो जाएगा? क्या ममता दीदी के वोट भी खत्म हो जाएंगे? दोस्तों ऐसा कहा जाता है बीजेपी जो मुद्दा बनाती है वो घुसपैठिया का मुद्दा बनाती है, साथ ही बाहर के रोहिंग्याओं का मुद्दा बनाती है कि बंगाल में जो है वोटर्स हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन क्या असल में एक सच्चाई है? मैं मानता हूं कि बाहर से लोग आकर के बिहार में, बंगाल में या फिर दिल्ली में सब जगह रह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को एसआईआर करके बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन इस बात पर भी जो है ममता दीदी जो है पीछे पड़ गई है बीजेपी के और वो कह रही है कि इस प्रकार से हम वोट नहीं कटने देंगे। आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं। क्या एसआईआर होती है तो इस पर जो खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। और साथ ही यूपी में वोट कट होना शुरू हो गए यूपी के अंदर, और इस प्रकार से अगर कटिंग होती रहेगी तो उसके बाद क्या होगा? आगे चल के फिर ममता दीदी के पास कुछ नहीं बचेगा, अखिलेश यादव के पास कुछ नहीं बचेगा। जिस प्रकार से आरजेडी हारी उसी प्रकार से ये सब हारेंगे। यहाँ तक कि जिस प्रकार से जो है आरजेडी की हार हुई है, अब ममता दीदी की जो है नींद उड़ चुकी है। ममता दीदी सोच रही है आखिर में मेरा क्या होगा, मुझे तो खत्म कर देंगे ये। जिस प्रकार से मैं अगर आज सत्ता में हूं, ममता दीदी सत्ता में है, जिस प्रकार से सारी चीजें चल रही हैं, क्या होगा? बीजेपी पूरी ताकत लगाने में लगी हुई है। ममता दीदी को बदनाम करने की साजिश हो या फिर ममता दीदी के नाम जो खिलाफ सारे प्रदर्शन करने की साजिश हो, ये सब कुछ किया जा रहा है। हर सारे हथकंडे जो है बीजेपी अपनाती है। दोस्तों बीजेपी जो ग्राउंड पर काम करती है ना, वो प्रॉपर तरीके से करती है, यानी उनको ऊल जलूल बातें करना नहीं आता है, लेकिन जब करती है तो सारे लोग मिल जाते हैं। यहाँ तक उनके सांसद, विधायक सारे भाई बिहार के अंदर पहुंच गए, सारे लोगों ने प्रचार किया, सारे लोगों ने जो आरजेडी पर हमला किया, कांग्रेस पर हमला किया, किस किस पर हमला किया। लेकिन वही अब काम जो है बंगाल पर स्टार्ट हो चुका है। बंगाल के बारे में अब जो है सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां ममता दीदी का पूरा राज चलता है। लेकिन आखिर इस बार क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा? ममता दीदी की हवा खिसक गई है और बीजेपी की हवा ममता दीदी की वजह से खिसकी हुई है। लेकिन कब तक, आखिर क्या चीजें होंगी, क्या कुछ देखने को मिलेगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार में जिस प्रकार से हुआ है वो बंगाल में भी होने वाला है, और मैं कहता हूं कि 90% चांस है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। वो इसलिए बनेगी क्योंकि बीजेपी हर एक हथकंडे को अपनाने को तैयार है और ये लोग झेल नहीं पाएंगे। विपक्ष के लोगों पर उतना पैसा नहीं होता है, उनके संसाधन नहीं होते, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या विपक्ष जब उड़ता है हवाओं या हेलीकॉप्टर से तो क्या उसके पास पैसा नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो खर्च करना नहीं चाहते। लेकिन बिहार में जो सरकार बनी वो ऐसा कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए चल दिए। 10,000 रुपया मिला है, मोदी दीदी है, और हम लोग आपको हम चार्ज देते हैं खाने के लिए, और 10,000 से सरकार बन गई बिहार के अंदर। दोस्तों ऐसा बिल्कुल हुआ, यानी 10,000 रुपए में जो है बिहार के अंदर सरकार बन गई और बिहार सत्ता जो है आ गई है बाहर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें जो है देखने को मिल रही है ना, ये सब चीजें आप सभी को हैरान कर देगी। दोस्तों ये सब चीजें जो है आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही आप लोग को समझने की देरी है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।